नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में तेजी का जोश बरकरार, सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। सेंसेक्स 418 और निफ्टी 140 अंक उछला। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी। रसोई गैस और फर्टिलाइजर सस्ती करने के लिए किरीट पारेख कमेटी ने सुझाया फॉर्मूला। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में किरीट पारेख ने कहा, अधिकतम कीमतें घटाना जरूरी, डी कंट्रोल करने पर भी कही अहम बात। फरवरी 2024 तक महंगाई होगा कंट्रोल, एफएम निर्मला सीतारमण का बयान। कहा, सप्लाई साइड पर रिफॉर्म करके करेंगे महंगाई में काबू। हवाई सफर में नहीं ले पाएंगे 5G इंटरनेट का मजा। रनवे के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक सेवा नहीं देने के लिए टेलीकॉम विभाग ने दिया आदेश। बिल्किस बानो ने दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। केस की समीक्षा के बाद लिस्टिंग करने की कोर्ट ने कही बात। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए आज बीजेपी का महाचुनावी प्रचार अभियान। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह की कई जनसभाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात में दूसरे फेज की तैयारियां चलने लगी हैं। आज भी अमित शाह, केजरीवाल और कांग्रेस के बड़े नेता रैली करते नजर आए। कल सुबह 8 बजे से पहले चरण की वोटिंग और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। डिटेल लेते हैं इससे केतन से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केतन, दूसरे दौर की तैयारियों में अब पार्टियां जुट गई हैं क्योंकि कल वोटिंग भी है, तो वोटिंग के लिए प्रशासन की कैसी तैयारी है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए, कल पहले चरण का मतदान है वो सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होने वाला है, यानी कि 19 जिले में एक साथ मतदान होगा। तो जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ से डिस्पैच की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। दूर दराज गाँव तक चुनाव कर्मचारी है वो जाने के लिए रेडी हो गए हैं और कल सुबह 8 बजे से मतदान है वो शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 89 बैठक पर चुनाव होना है, जिसमें 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल पहले चरण में 2 करोड़ 40 लाख मतदाता है अपना मत का अधिकार का उपयोग करेंगे और 39 चुनावी पार्टियां है वो मैदान में है और पूरा का पूरा प्रचार भी जारी है। लेकिन जहां दूसरा चरण का पूरा जो वहां पर है वो प्रचार जारी है, खासकर अमित शाह है, जेपी नड्डा है, अरविंद केजरीवाल है, जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ कैंप करके बैठे हुए हैं। लेकिन फोकस रहेगा सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में। केजरीवाल ने अभी अभी एक वीडियो जारी किया है, गुजराती में पूरी अपील की है कि वो वोट दे और खासकर कांग्रेस को वोट न करके आम आदमी को पार्टी को वोट करे। इस तरह की कई सारे हथकंडे आजमा रहे। तो दूसरी ओर है राजनाथ सिंह भी यहाँ पर है, जेपी नड्डा है वो पत्रकार के साथ डिनर भी करने वाले हैं, तो डिनर डिप्लोमेसी भी जारी रहेगी, डोर टू डोर प्रचार भी जारी रहेगा और कल सुबह 8 बजे है वो वोटिंग शुरू हो जाएगी। देखना होगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग होगी, लेकिन पहला चरण है वो कल शाम 5 बजे तक वोटिंग लगातार जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है इसकी, और अब इस तैयारी में क्या कुछ होता है इसका रिजल्ट ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका, केतन। और अब बात दिल्ली एमसीडी चुनाव की। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का दांव चला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी के बदले मकान देने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे करीब 10 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जो अनियमित कॉलोनी है उनमें पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को उससे लाभ पहुंचाया जाएगा। कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में जहां झुग्गी वहीं मकान, 10 लाख लोग बेनिफिट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उदय स्कीम में 50 लाख, लैंड पूलिंग में 75 लाख और जो डीडीए कॉलोनीज में लोग रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं सबकी रीडेवलपमेंट, ये ऑलरेडी काम एडवांस स्टेज पे है। तो हमने ये निर्णय कर लिया कि एमसीडी चुनाव के इमीडिएटली बाद हम केंद्रीय सरकार और हमारे जो
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप हवाई जहाज में सफर करने वाले हैं तो आप 5G सेवा का मजा नहीं ले पाएंगे। दरअसल कल दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को रनवे के पास 5G सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ है ये पूरा मामला? दूरसंचार विभाग ने ऐसे निर्देश आखिरकार क्यों दिए? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों ने देश में 5G सर्विसेज का रोल आउट करना जो है शुरू कर दिया है और कुछ कंपनियों ने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी अपने सर्विसेज देनी जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन खासतौर पे कि इनका इंटरफेरेंस जो है वो प्लेन के साथ आ रहा है। खासतौर पे कि जो प्लेन का अल्टीमीटर है उसके साथ इन 5G सर्विसेज का काफी इंटरफेरेंस जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में जो सरकार है उसने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप जो है 5G सर्विसेज है वो रनवे के दोनों ओर 2 किलोमीटर और रनवे के दायरे के 200 मीटर के अंदर आपसे 5G सर्विस देना जो है बंद कर दीजिए। तो इससे टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर काफी प्रभाव जो पड़ेगा। जिन टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी सर्विसेज ऑलरेडी वहां पर शुरू कर दिए उनको फिलहाल ही अपनी सर्विसेज जो है बंद करनी पड़ेगी। और खासतौर पर जो सरकार है उसने डीजीसीए को निर्देश दिए कि आप अपने जितने भी प्लेन्स हैं उनके अल्टीमीटर्स को अपग्रेड जो है वो कीजिए। तो जल्द से जल्द ये अल्टीमीटर जो है अपग्रेड जो किए जाएंगे, इसमें कि 1 से 2 महीने का वक्त जो लग सकता है। तो अगले 1 से 2 महीने तक आपको 5G सर्विसेज जो है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है नहीं मिलेगी। तो सरकार ने निर्देश जो है टेलीकॉम कंपनी को जारी कर दिया। तो उसके बाद ही कंपनी जो है एयरपोर्ट जब एक बार सारे अल्टीमीटर जो है अपग्रेड हो जाएंगे तो उसके बाद ही जो टेलीकॉम कंपनी है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर अपनी 5G सर्विस जो है वो दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और अब बात चीन की। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो उसके और भारत के बीच संबंधों में दखल ना दे। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन नहीं चाहता कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हों। चीन को डर है कि अमेरिका की वजह से भारत चीन रिश्तों में दरार आ सकती है, जिसका सीधा असर उसके कारोबार पर पड़ेगा। पेंटागन की रिपोर्ट में 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई झड़प का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि झड़प के बाद भी चीन LAC में अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, साथ ही निर्माण कार्यों में भी तेजी ला रहा है। और अब बात करेंगे एफएम की, यानी निर्मला सीतारमण की। महंगाई रोकने के लिए सरकार अब और ज्यादा फोकस होकर काम करेगी, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने कहा कि सप्लाई साइड पर सुधार करके महंगाई को काबू करने की रणनीति अपनाई जाएगी, क्योंकि महंगाई रोकने में अब तक RBI कामयाब नहीं हुआ है। एफएम ने कहा कि फरवरी 2024 तक महंगाई को इस लेवल तक कम करके ले आया जाएगा जहां कंज्यूमर की जेब नहीं जले। डिटेल से समझते हैं इस खबर को लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, महंगाई रोकने के लिए जिस सप्लाई साइड में सुधार की बात एफएम कर रही हैं, उस पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? लक्ष्मण जी, इस पूरी खबर पे क्या कुछ डिटेल आपके पास, किस तरीके की बात जो आज एफएम ने कही है? दरअसल एफएम ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में एफएम ने कहा है कि जो महंगाई पर काबू होने की बात हो रही थी, महंगाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसा नहीं है। RBI के तमाम कदम के बावजूद अभी भी महंगाई जो है कंफर्टेबल लेवल पे नहीं आई है। यानी अभी भी महंगाई के मोर्चे पर हम आसपास निश्चिंत नहीं रह सकते हैं। अभी और भी महंगाई, जो बढ़ी महंगाई कुछ दिन तक और जारी रहेगी। और इसके खास तौर से सप्लाई चेन मजबूत करने पर उन्होंने फोकस किया है। सप्लाई चेन मजबूत करने का मतलब ये हुआ आम लोगों के रोजमर्रा के जो जिंदगी की सब चीजें हैं वो चीजें आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके, सस्ती कीमत पर पहुंच सके, इसके लिए कोशिश की जाएगी। इसी सेक्टर में खास फोकस किया गया है, वहां पे सप्लाई को ज्यादा दुरुस्त किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात एफएम ने कहा है वो ये कि Q2 पे GDP के जो आंकड़े आपसे कुछ ही दिन में आने वाले हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहेंगे और सरकार का फोकस ग्रोथ पे रहेगा और FY24 के शुरुआत में महंगाई काबू में हो जाएगी। तो 3 बातें, FY24 यानी कारोबारी साल 23-24 में, अगले कारोबारी साल में महंगाई काबू में होती हुई दिखेगी। दूसरी बात, बजट से पहले दिया हुआ ये इंटरव्यू इस बात को इशारा करता है कि बजट में भी सरकार ग्रोथ पर फोकस करेगी। और तीसरी बात कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर सरकार का खास फोकस रहने वाला है। लेकिन एक बात तय है कि जो ये माना जा रहा था कि महंगाई काबू में आ गई है, तो महंगाई काबू में नहीं आई है। रिजर्व बैंक के कदम भी अभी तक कोई प्रभावशाली नहीं हुए हैं। तो एक जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चलने वाली है क्रेडिट रेट तय करने के, तो हो सकता है कि इशारा ये भी हो कि शायद रिजर्व बैंक बहुत नरमी ना दिखाए।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर महंगाई पर एक्शन के लिए एफएम की ये बात। और अब बात मार्केट की करेंगे। दरअसल मार्केट में बुल का जोश आज हाई है। बाजार में लगातार 7वें दिन भी तेजी का जोश बरकरार रहा। हफ्ते के तीसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 63,100 अंक पर और निफ्टी 140 पॉइंट चढ़कर 18,758 पर बंद हुए। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताएं क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के? देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज महिंद्रा लीड कर रहा था। नंबर से ठीक पहले यहां पर खरीदारी। हिंडाल्को 3.5% का उछाल। आखिरी बाइंग रही ग्रासिम में। एसबीआई लाइफ करीब 2% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के लूजर्स में इंडसइंड बैंक प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं। एसबीआई में साथ साथ एचसीएल टेक फ्लैट टू नेगेटिव और आईटीसी करीब 0.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में आज बाजी मार के गया वरुण बेवरेजेस। लास्ट आवर में 9% का जोरदार उछाल। आखिरी घंटे में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 6.5% का उछाल। जेएसपीएल 4% ऊपर और कमेंस इंडिया करीब 3% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में वरुण बेवरेज, पीएनबी यहां पर प्रॉफिट टेकिंग रही करीब 2% के आसपास की। केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया यानी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आज लास्ट आवर के अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड कर रहा था श्रीराम ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, जेएसपीएल और एमएनएम करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी, केनरा बैंक, ग्लेनमार्क फार्मा और एल&टी इन्फोटेक जहां पे करीब 1.5% के आसपास का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। एनर्जी में आज लीड कर रहा था अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, आईओसी, पावर ग्रिड। पूरे स्पेस राधाराज एनर्जी का एक अच्छे बज के साथ कामकाज करते हुए। और मेटल में जेएसपीएल लीड कर रहा था, हिंडाल्को लीड कर रहा था। इसके अलावा एपीएल अपोलो और हिंदुस्तान कॉपर करीब 2.5 से लेकर 4.5% का मूव यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक जोरदार तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स पहुंचा। अब आगे देखते हैं कि एक्सपायरी किस तरह से होती है वीकली। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका सुमित। और ग्लोबल वाणी की वॉल्स फार्गो के सीनियर इकोनॉमिस्ट गैरी शलर्सबर्ग का मानना है कि इमर्जिंग मार्केट की तुलना में भारतीय बाजार आकर्षक है। उनके मुताबिक अगले 1 साल में ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक में नरमी दिख सकती है। Valuations are certainly an issue, but the growth outlook, even though we do expect to see it losing some momentum over the next 12 months, we continue to find India an attractive, relatively attractive market within the emerging market space. और देश भर के आईआईटीज में कल से प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत हो रही है। इस बार कंपनियों की भागीदारी थोड़ी कम रह सकती है क्योंकि दुनिया भर में मंदी और छटनी का माहौल है। डिटेल बता रहे इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह। शायद आपको पिछले साल जिस तरह के हेडलाइंस मिले थे वो इस वक्त ना दिखे, क्योंकि दुनिया भर में जो लेऑफ्स हो रहे हैं या फिर जो एक तरह की स्टार्टअप विंटर जो चल रहा है उसका असर यहाँ पे भी दिखेगा। स्टार्टअप्स को लेकर जो एनरोल होने वाले छात्र हैं उनमें भी थोड़ी कमी आई है और जो खुद स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें भी थोड़ी कमी आई है। और इसके अलावा जो बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेजॉन है या बाकी जो कंपनियाँ हैं जहाँ लेऑफ्स हो रहे हैं उसका असर भी देखने को मिला है। तो नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो कम हुए हैं, स्टार्टअप्स के प्रति रुचि कम हुई है और जो आईआईटीज़ हैं वो खुद भी एक ड्यू डिलिजेंस कर रही है। जो स्टार्टअप्स है उनका बैकग्राउंड चेक कर रही है, प्री प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप के दौरान किस तरह का एक्सपीरियंस है छात्रों से वो फीडबैक लिया जा रहा है और उसके आधार पे ही यहाँ पे जो है इन कंपनियों को अलाउ किया जा रहा है। एक और बात खासतौर पे आईआईटी मुंबई और आईआईटी मद्रास जैसे जो आईआईटीज़ हैं वहाँ पे बल्कि कुछ जो कंपनियाँ आ रही हैं प्लेसमेंट के लिए उनसे एक सर्टेन अमाउंट भी चार्ज किया जा रहा है। उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो सीरियसनेस है स्टार्टअप्स का वो देखने के लिए कि वो सीरियस भी है या नहीं, या जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनका किस तरीके का आगे का फ्यूचर होने वाला है। तो एक तरह से स्टार्टअप्स भी अपना एक ड्यू डिलिजेंस दिखा रही है। इस बारे में कुल मिला के जो स्टार्टअप विंटर चल रहा है उसका क्या असर होने वाला है पूरे इस प्लेसमेंट सीजन पे, इसके लिए हमने आईआईटी कानपुर के जो स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर है SIIC उसके CEO निखिल अग्रवाल से हमने बात की। स्टार्टअप इकोसिस्टम को अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है टैलेंट के ऊपर, और टैलेंट समहाउ जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर रहा है कि इन स्टार्टअप्स का होगा क्या। इसका जो आने वाले प्लेसमेंट सीजन है उसके अंदर हम देखेंगे कि शायद इस तरह की नई स्टार्टअप्स और जो न्यू एज टेक कंपनीज जिनको बोलते हैं वो शायद कम आए। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो वो समझ में आ रहा है कि जो स्टैब्लिश कंपनीज हैं ज़्यादा, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं वो वापस आएंगी।
पिछले साल IITs में सबसे ज़्यादा पैकेज मिला था वो उबर ने दिया था 2.1 करोड़ का पैकेज, और ये एक हेडलाइन बना था। इस बार जो संकेत बता रहे हैं कि शायद इतना हाई पैकेज इस बार ना मिले। जो अधिकतर सबसे ज़्यादा पे पैकेज देने वाली कंपनियां होंगी अधिकतर घरेलू कंपनियां ही हो सकती है, और 2 करोड़ से कम के पैकेज का अनुमान लगाया जा रहा है जो एनालिस्ट हैं जिनसे हमने बात की उनके हिसाब से। और खासतौर पे जो कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें क्वालकॉम, गूगल, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी, इस तरह की कंपनियां ने रुचि दिखाई है। स्टार्टअप्स कम है, लेकिन कुल मिला के किस तरीके से प्लेसमेंट होता है ये आने वाले 10 दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके से हमने पिछले स्टार्टअप्स में पिछले प्लेसमेंट सीजन में देखा, शायद उस तरह का रिस्पॉन्स इस बार देखने को ना मिले। कंज्यूमर अड्डा में हम विदेश में पढ़ाई के बारे में खास सीरीज लेकर आए हैं, और इसमें आज हम बताएंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में किस तरीके के कोर्स और किस तरीके के करियर होते हैं। तो आज देखना मत भूलिएगा कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। शादियों का जोरदार सीजन है, 5 दिन बैंड बाजा बारात की धूम। बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्क और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट से कई जानकारी पुलिस को मिली है। हमें सूत्रों ने बताया कि टेस्ट के दौरान उसने गुनाह कबूल किया और कई लड़कियों से अपने रिश्ते होने की बात मानी है। साथ ही उसने ये भी माना है कि उसने श्रद्धा को एक प्लान के तहत मारा। डिटेल लेते हैं सहयोगी दीपक बेस्ट से। दीपक, क्या कुछ डिटेल है इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी ये आ रही है कि FSL सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो FSL के सूत्रों ने ये बताया है कि श्रद्धा मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने बड़ी बात कबूली है कि उसने श्रद्धा की हत्या की थी। वहीं दूसरी तरफ उसने ये भी कबूल किया पॉलीग्राफ टेस्ट में कि उसने उसके कई लड़कियों के साथ संबंध भी हैं, दूसरी दोस्त उनकी जो उसकी बनाई गई है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि श्रद्धा की हत्या वो करना चाहता था, वो पहले से उसने प्लान किया था। और साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि उसने शव के टुकड़ों को जंगल में फेंका था। वो पूरे कॉन्फिडेंस से ये जवाब दे रहा था। हालांकि अमूमन पॉलीग्राफ टेस्ट में अक्सर जो बॉडी इंडिकेशंस होते हैं उनको देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के सवाल आफताब से पूछे गए थे उन सवालों का जवाब उसने जिस कॉन्फिडेंस से दिया है उससे ये माना जा रहा है कि काफ़ी अहम ये हो सकता है। लेकिन जो असल परीक्षा है वो 1 दिसंबर को यानी नार्को टेस्ट में होगी, और आफताब को लेकर नार्को टेस्ट में सुबह 7:30 बजे तिहाड़ जेल से ले जाया जाएगा, जहाँ पर 9 बजे उसे अम्बेडकर अस्पताल में पेश हो रहा है और वहाँ पर उसका मेडिकल करा के फिर 10 बजे से ये नार्को टेस्ट शुरू होगा। दिल्ली पुलिस इन सवालों का जवाब जो उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे थे उसी तरह के सवाल जो है वो नार्को टेस्ट में भी होंगे, और नार्को टेस्ट भी काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस को उम्मीद है और काफ़ी उम्मीदें दिल्ली पुलिस को इस नार्को टेस्ट से है, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहती है कि जो सवाल उन्हें पूछने हैं वो कोई ऐसा सबूत जिसकी रिकवरी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन श्रद्धा का जो डंप किया जा चुका है, वही हथियार है उनका पता लगवाना है। तो ये चीज़ें अगर रिकवरी में वो कुछ बताता है, कुछ ऐसे सवालों का जवाब जब वो देता है तो नार्को टेस्ट में उस सवाल के जवाब का मिलने के बाद रिकवरी होनी बाकी है, उसके बाद ये केस बहुत मजबूत होगा। तो पुलिस को ये उम्मीद है कि नार्को टेस्ट में उसे काफ़ी कुछ हासिल होगा, क्योंकि इस जांच की जो अब तक की पूरी कड़ियाँ हैं उनको जोड़ने के लिए नार्को टेस्ट से पूछे गए सवालों का जवाब बहुत अहम माना गया है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस तरह से उसने सारी चीज़ें कबूली हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से वो बोला है, तो नार्को टेस्ट में उन सवालों का किस तरह से वो जवाब देता है ये देखना बाकी होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात शादियों के सीजन की। वैसे तो शादियों का सीजन ऑन है, लेकिन अगले 5 दिन यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक देश में धुआंधार शादियां हैं। होटल से लेकर बैंड बाजा तक सबकी कीमतें 30% तक इसकी वजह से बढ़ चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदगी का बैंड बाजा बारात इस वक्त देश के ज्यादातर हिस्सों में धूम मचा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस वेडिंग सीजन में अकेली राजधानी दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा शादियां हो रही हैं। आलम ये है कि दिल्ली NCR के ज्यादातर पार्टी लॉन, 5 सितारा होटल और बैंक्वेट हॉल पूरे सीजन के लिए बुक हो चुके हैं। बढ़ती डिमांड की वजह से यहाँ वेडिंग प्रॉपर्टी के रेट पिछले 2 साल के मुकाबले 30% से 35% बढ़ चुके हैं। We have seen a rise of approximately 30% of bookings as compared to COVID times.
ऑटोमेटिकली अगर मेरा अपसाइड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी लेवल्स है बैंक्वेटिंग में, तो डेफिनेटली रेवेन्यू टर्म्स में भी 35% का अपराइज देखने को मिल रहा है, विच इज अ क्वाइट पॉजिटिव साइन। ज्यादातर बड़े शहरों में बिग फैट वेडिंग्स की वापसी हो चुकी है। अहमदाबाद में 5 दिसंबर को 30 से 40 हजार शादियां हैं। यहाँ भी मैरिज लॉन, शामियाना, केटरिंग सर्विसेज पहले के मुकाबले 20 से 25% तक महंगे हो चुके हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की डायरी फुल हो चुकी है। कम से कम नहीं करके 30-40 हजार शादियां अहमदाबाद के अंदर 5 दिसंबर को है, और उसी दिन इलेक्शन भी है, वोटिंग भी है, तो लोग इस मुश्किल में हो गए कि शादी में भी जाना है और वोटिंग करने भी जाना है। तो मैं मानता हूं कि लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, बहुत जबरदस्त शादी। वहीं बैंड बाजा वालों के लिए शादी का ये सीजन बड़ी राहत लेकर आया है। कोविड महामारी के दौरान रोजी रोटी पर संकट था, लेकिन अब 11 लोगों के एक बैंड के 25,000 से 1 लाख तक मिल रहे हैं। शादियां पोस्टपोन हुई थी, उसमें से कुछ शादियां तो हमारे वापस आ गई हैं और बाकी कुछ आगे जनवरी और फरवरी में आने की संभावना है, क्योंकि नवंबर में इस साल इतना साइज निकले नहीं है। सिर्फ 3 डेटें निकली हैं, 4, 25 और 28, बस। उसके अलावा दिसंबर है, फिर मेन साइज जो जनवरी में शुरू होगा। मैरिज हॉल से लेकर बैंड बाजा तक कीमत अब इस बात पर भी निर्भर है कि आपको बुकिंग किस दिन के लिए चाहिए। जिस दिन शादियां ज्यादा हैं, उस दिन के रेट भी ज्यादा है। अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से रोहन सिंह के साथ दीपाली नंदा, आवाज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।